हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। सो अपनी जनरल साइंस की क्लास चल रही थी, तो इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं शाहरुख आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट पार्नियर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। सो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? गति। ठीक है। गति मतलब मोशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। ऑलरेडी दो या तीन क्लास दो क्लास हो चुकी है। जिन जिन बच्चों ने भी क्लास नहीं देखे वो पहले वो वाली क्लास देखें, उसके बाद यहां पर आए, ताकि वो क्लास तब तक नहीं देखोगे तब एक लिंक बनाना आपको कि प्रॉपर चीजों में अपन उस साइंस को ले चलें। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वो अपना टॉपिक गति। क्या? गति इन इंग्लिश मोशन क्या होता है। अब कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, तो इंग्लिश में भी मैं जो भी मेन मेन वर्ड होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा पढ़ सकता है, मैं इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे के लिए चीज प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तरफ मैंने हिंदी में लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा, मैं साथ साथ इंग्लिश में भी थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू। गति गति क्या होती है? मान लीजिए कि कोई वस्तु है। ठीक है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है। मान लिया आपने कोई ये वस्तु है, मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में मतलब इस वस्तु में समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन में जो परिवर्तन आएगा वही क्या होगी? उसकी गति। मान लो टी समय में ये यहां थी और टी डेज टाइम में ये यहां पहुंच गई। टी डेज टाइम में कहां पहुंच गई? यहां। तो ये जो है किस अवस्था में कहलाएगी? गतिशील अवस्था में कहलाएगी। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मतलब सीधी सी गति क्या होती? गति किसी भी वस्तु की पोजीशन में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही मेरे पास क्या होती है? गति, मोशन होता है। अब वस्तु की गति, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी गति कितने प्रकार की होती है? तो मैंने नॉर्मली आपको लिखा है सरल रेखी गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलनी गति। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे सरल रेखी गति। तो सरल रेखी गति, उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। मतलब इसमें जो गति होगी सिर्फ एक सरल रेखा में जब कोई वस्तु गति करती है, मेरी बातों पर ध्यान देना, अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति कौन सी गति होगी? सरल रेखी गति होगी। अब आता है वृत्तीय गति। अच्छा है, क्या है? वृत्तीय गति। तो अब वृत्तीय गति को अपन समझेंगे कि वृत्तीय गति होता क्या है। वृत्तीय गति, उसके नाम में ही है कि व्रत होगा, तो अपन मान लो व्रत। क्या है? व्रत। जब कोई गण, ध्यान से सुनना, जब कोई गण इस वृत्ताकार मार्ग, ये मार्ग क्या है? सर्कुलर पाथ है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेशन करे, रिवॉल्व करे, मतलब जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति क्या होती है? उसकी गति होती है वृत्ताकार गति। समझ में आ रहा होगा? एक बार फिर से समझा देता हूं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, या जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो उसकी गति कौन सी होती है? वृत्तीय गति। अब आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति तो नॉर्मली जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी भी एक घूर्णन अक्ष के परिक्रमा करती है। तो घूर्णन गति में वो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर तो लगाएगी वस्तु, कोई भी कण वृत्ताकार मार्ग में चक्कर तो लगाएगा, लेकिन किसी भी एक अक्ष के परितः, किसी भी एक अक्ष, मैंने क्या पॉइंट ऐड किया हूं यहां पर? अक्ष। मतलब एक किसी भी अक्ष के परितः, कोई भी अक्ष मान लो, उसके परितः अगर वस्तु रोटेट कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो उसकी गति क्या होगी? घूर्णन गति। आप पृथ्वी का एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि वो अक्ष पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। ठीक है। उसके बाद अपन हम नेक्स्ट करते हैं दोलनी गति। अब मैं क्या बता रहा हूं? दोलनी गति। दोलनी गति में क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट को भी अपन मान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको नॉर्मली मार्क कर लेता हूं। मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है। इस फिक्स पॉइंट के, ये फिक्स पॉइंट है, इसके इधर और इसी से इधर, मतलब फिक्स पॉइंट के या तो इधर या तो इधर जो गति होगी वो क्या होगी? उसकी दोलनी गति। मतलब उसमें एक फिक्स पॉइंट के एक इधर जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इधर जाएगा, तो ये दोलनी गति। इसका एग्जांपल तो नॉर्मली सभी ने देखा होगा आई थिंक। सरल लोलक, एक होता है सरल लोलक, और एक होती है घड़ी, जिसमें वो लोलक लटका रहता है, वो इधर जाता है सेकंड का, इधर जाता है, इधर जाता है, यही जो गति होती है वो क्या होती है?
दोलनी गति। आई थिंक चारों पॉइंट मेरे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पॉज करके वो पीछे जाके फिर से देख सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन आते हैं एक विमी गति। एक विमी मतलब सिंपल सा वन डायमेंशनल मोशन। क्या होता है, यदि कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कैसा हो, वन डायमेंशनल, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन केवल एक डायरेक्शन में। मान लो कि उसकी स्थिति में परिवर्तन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, 3 डायरेक्शन होती है अपने पास नॉर्मली, एक्स, वाई और ये बाहर निकलती है जेड। कुछ इस प्रकार से अपन समझेंगे। परपेंडिकुलर है तीनों, ठीक है, समझना। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए, जेड हो जाएगा। तो बस यही कहना चाह रहा हूं मैं कि एक विमी गति में वस्तु की स्थिति में सिर्फ परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तभी गति आएगी। समझने, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होगा तभी क्या आएगी, गति आएगी। और एक विमी गति मतलब एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, द्विविमी गति 2 दिशा में परिवर्तन हो रहा है, और त्रिविमी गति 3 दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इंग्लिश में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब द एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। क्या एग्जांपल, जो कार की गति होती है, कोई भी कार चल रही तो उसकी एक विमी गति होती है। जो सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगा रहा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगा रहा है, सौरमंडल, जब पढ़ेंगे अपन, साइंस में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो सब क्लियर। तो उसकी जो गति होगी वो होगी सूर्य के चारों ओर की गति, द्विविमी गति। अब उसके बाद में त्रिविमी गति। त्रिविमी गति क्या होती है, आकाश में उड़ते हुए पंछी। भाई आकाश में पंछी जो उड़ेगा तो किसी तीनों डायरेक्शन में उड़ सकता है, तो मतलब उसकी जो चेंजेस होंगे वो तीनों डायरेक्शन में होंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी गति होगी त्रिविमी गति। अब आते हैं अपन नॉर्मली, ये गति का, यहां तक गति अपन ने समझ ली, गति के प्रकार क्या है, गति क्या है। अब नॉर्मली कुछ सिंपल सी, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में बताया था कि जब विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण ये चीज आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें होती क्या है। सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है विस्थापन। सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, विस्थापन। विस्थापन कुछ नहीं है, मान लो इस सिंपल सा आपको इसका लॉजिक दूंगा मैं आज, आप कभी नहीं भूलोगे मेरी गारंटी। विस्थापन मान लो एक पॉइंट ये है, मान लो विस्थापन में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये हो गया उसका, इसको बोलूंगा प्रारंभिक मतलब इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया फाइनल पॉइंट मतलब आखिरी पॉइंट एक प्रकार से। तो यह विस्थापन है, कुछ नहीं है, एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन जो होता है एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, लेकिन वो डिस्टेंस कौन सी है कि वह मिनिमम डिस्टेंस है। इन दोनों पॉइंटों के बीच की क्या, जो निम्नतम दूरी होगी, मतलब जो इनिशियल पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच की निम्नतम दूरी, निम्नतम मतलब जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, विस्थापन। मतलब मिनिमम डिस्टेंस ये होगी, समझ रहे हैं आप, मतलब 2 पॉइंटों के बीच की मिनिमम दूरी, मतलब प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। अब इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग नॉर्मली घर से मार्केट जाते हैं तो 2 या 3 रास्ते होंगे, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, सबसे जो कम डिस्टेंस वाला रास्ता होगा वही क्या होगा, तुम्हारा विस्थापन होगा। सीधा आई थिंक समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट इन इंग्लिश बोलते हैं। अब आता है चाल। हम सिर्फ इसी चीज से क्या बनाने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन। जैसे अब मैं बोलता हूं चाल, चाल मतलब स्पीड। स्पीड को कैसे डिफाइन करूंगा मैं, क्या होता है चाल को, अब इसमें डेफिनेशन क्या बोलूंगा, चाल मतलब इसको समय को क्या कर दो, बस एकांक। तो देखो मैं यहीं से डेफिनेशन बना रहा हूं, ध्यान देना। एकांक समय में, समय को मैंने एक कर दिया, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाएगी, चाल। फिर से सुनेंगे आप लोग कि एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई उसकी कुल दूरी उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चाल का मात्रक, मात्रक में निकालना बताया था, दूरी। दूरी का होती है, दूरी का क्या मात्रक होता है, मीटर। समय का क्या मात्रक होता है, सेकेंड। ये मात्रक वाला मैंने चैप्टर आपको पीछे पढ़ा दिया है, जिन बच्चों ने भी नहीं देखा वो कृपया करके इसे देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। वहां मैंने सबके मात्रक बताया, 7 मूल मात्रक, 2 व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, उसके बाद में आता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। मतलब एकांक समय में, इसको भी अपन क्या मान लेते हैं, एक। डेफिनेशन तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एकांक समय में किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, मैं फिर से बोलूंगा आपसे कि एकांक समय में किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। सिंपल, इसका भी मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है,
मैंने आपको विमीय सूत्र भी लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, तो कृपया करके वो वाला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद में आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण को परिभाषित करने के लिए क्या करूंगा, त्वरण को एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ये सभी ने पढ़ा है आई थिंक, ठीक है। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वेग जब भी परिवर्तन की दर लगाता हूं मतलब मैं समय से भाग देता हूं, सीधी सी बात ही होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट अपन चलते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण से नॉर्मली कहीं नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं इससे नॉर्मली कि आजकल न्यूमेरिकल पूछने लगे, आजकल इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो गति के समीकरण, गति इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सबसे पहला सवाल जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि गति के समीकरण हमें किसने दिया था। नॉर्मली बच्चा न्यूटन ही लगाता है, नॉर्मली बच्चा न्यूटन ही लगाता है, जो कि गलत है। हमें गति का समीकरण गैलीलियो भाई साहब ने दिए थे, गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो ने हमें गति का समीकरण दिया था। पहला पॉइंट डाल के, नोट डाल के आप लिख लेना, ठीक है। जो मैं बताता जा रहा हूं उसको नोट डाल के आप लिखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, गति के समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो, पहला पॉइंट हो गया। अब गति के कितने समीकरण है, गति के नॉर्मली 3 समीकरण है। पहला होता है, उसका फॉर्म लिख दिया मैंने, v बराबर u प्लस एटी। मैंने पहले का क्या फॉर्म लिखा है, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इनको याद कर लेना है, ठीक है, क्यों, ये तो फॉर्मूला है, इनको तो सिंपल याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसको। नॉर्मली यहाँ u क्या है, u बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग, v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग, s बराबर तय की गई दूरी और a बराबर हो जाएगा क्या, त्वरण। ये सब मैंने आपको अब प्रारंभिक वेग, जब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये सिर्फ याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, कोई भी पिंड है, सपोज लाइक दैट कि एक पेन है, इसको जब हम मान लेते हैं कोई पिंड है, अब इसको मैं ऊपर से फेंक रहा हूं, फ्री फॉल कर रहा हूं, सीधा मतलब अंडर ग्रेविटी गिरेगा। सबको पता है कोई सी भी चीज को फेंकता हूं तो गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर, पृथ्वी पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित कर, खींचने की ट्राई करता है, इसीलिए कोई सी वस्तु नीचे आती है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति, फ्री फॉल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, यदि किसी पिंड को मैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका, सपोज लाइक दैट ये कोई पेन है, इसको मैंने यहां से नीचे की ओर फेंक दिया, तो इसका क्या परिणाम होगा, ये सिंपल सा पूछ लेते हैं। यही पूछता है कि यदि किसी पिंड को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूं, यदि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ऊपर से नीचे फेंकता हूं, तो उसका वेग क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण होगा धनात्मक। मैंने लिखा हूं ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव। त्वरण क्या होगा, धनात्मक। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहा है, तो उसमें जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जब भी मैं किसी भी पिंड को फेंकूंगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेलोसिटी मतलब उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका वेग क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर फेंक रहा हूं, इसका जस्ट अपोजिट है। यदि किसी पिंड को मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, मान लो किसी भी पिंड को मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा, तो ऊपर की ओर फेंकूंगा तो उसका जो त्वरण है, त्वरण जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक त्वरण आएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में 2 चीजें और हैं इसमें कि यदि किसी पिंड को मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं, यदि किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकता हूं, तो शुरुआत का जो वेग है वो 0 होगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। यदि किसी पिंड को या किसी वस्तु को मैं नीचे से या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, मान लो ये पेन, इसको नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, तो उसका शुरुआत का जो पॉइंट है वो 0 रहेगा, ठीक है। तो यहां 2-3 पॉइंट और बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देखेंगे, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बता रहा था, यदि किसी पिंड को मैं 2 पॉइंट है यहां पर, किसी वस्तु है, ये वस्तु है, मान लो किसी पिंड है, इसको ऊपर से मैं नीचे की ओर फेंक रहा हूं। क्या फेंक रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहा हूं। जब भी मैं किसी भी पिंड को ऊपर से नीचे की ओर फेंकता हूं, तो यहां इसका जो इनिशियल वेग है वो क्या रहेगा, 0। जो इसका प्रारंभिक वेग है वो क्या रहेगा, 0। और वहीं इस पिंड को अगर मैं नीचे है, मान लो यहां रखा हुआ है, इसको ऊपर फेंक रहा हूं, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, 0।
अंतिम वेग क्या रहेगा, 0। ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं, एक अपने पास सिंपल सा आता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति ही पढ़ना है, तो इसमें एक टॉपिक और है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है, यदि कोई पिंड है, यदि कोई वस्तु है, किसी को ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब वर्टिकली ना फेंकूं मैं, वर्टिकली ना फेंकूं, उसके अलग किसी पाथ पे फेंक मतलब किसी एंगल बनाते हुए उस चीज को मैं फेंक दूं, उस वस्तु को अगर मैं फेंकता हूं तो जो उसकी वस्तु की गति होगी वो क्या होगी, प्रक्षेप गति होगी। उसी को बोलता हूं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ रहे होंगे आप। एक बार फिर से आपको बताता हूं कि जो मोशन है प्रक्षेप गति, यदि किसी भी कण या किसी भी पिंड को, यदि किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा मतलब किसी अलग दिशा में फेंकूं, तो जो उसकी गति होगी पिंड की, वो कौन सी गति होगी, प्रक्षेप गति होगी। देख रहे होंगे जैसे आप, कोई मान लीजिए कोई पिंड है, उसको मैंने ये प्रारंभिक वेग u से इधर ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना होता तो मेरे को क्या किस दिशा में फेंकना पड़ता, इस दिशा में फेंकना पड़ता। लेकिन मैंने इस दिशा से भिन्न मतलब इस दिशा से भिन्न इस दिशा में फेंका, तो ये किसी एंगल बनाकर यहां लैंड कर दिया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को याद करना है। डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि अपन कंपटीशन में है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट है। एक तो उसकी अधिकतम ऊंचाई h क्या होगी, दूसरा उसकी जो क्षैतिज परास है वो कितनी होने वाली है, और तीसरा उसके यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। वही चीज मैंने आपके सामने यहां लिखी है कि प्रक्षेप गति से संबंधित सूत्र अपने को याद करना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में सीधा सा वो बोलेगा बताओ प्रक्षेप गति का उड्डयन काल क्या होगा, तो टी का वो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। तो उड्डयन काल के लिए पहले यहां से यहां तक जो चढ़ने में टाइम लगेगा वो पता होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक उसे चढ़ने में लाइन t1 बराबर रहेगा u sin थीटा अपॉन g। डेरिवेशन नहीं जाना, डेरिवेशन में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अपने को वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने को जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अपने को स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो t1 बराबर u sin थीटा अपॉन g हो गया। अब यहां से यहां तक तो आ गया टाइम, अब यहां से यहां तक भी टाइम वही रहेगा, t2 बराबर ही वही रहेगा t sin थीटा अपॉन g, क्योंकि मैंने आपको इसे जस्ट पहले बताया था कि किसी वस्तु के ऊपर जाने में तथा नीचे जाने में टाइम बराबर होता है। जो ऊपर जाने में समय लगा है और वही नीचे आने में समय लगा है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो उड्डयन काल t बराबर में क्या बोलूंगा, दोनों को t1 प्लस t2 मतलब क्या हो जाएगा, u sin थीटा अपॉन g प्लस करूंगा मैं उसमें u sin थीटा अपॉन g। तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, उड्डयन काल जो मेरे पास हो जाएगा यहां से t बराबर हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। उड्डयन काल मेरे पास हो जाता है 2u sin थीटा अपॉन g। उसके बाद मैं देखता हूं अधिकतम उड्डयन काल मतलब जो टाइम लगा वो देख लिया मैंने, t1 प्लस t2। अब अधिकतम ऊंचाई मतलब ये हाइट कितनी होगी, सीधा सीधा हाइट का फॉर्मूला याद करना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या फॉर्मूला याद करना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद में देखता हूं क्षैतिज परास से एक क्वेश्चन में बताऊंगा जो कि आप खुद सोचोगे कितने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्षैतिज परास लिखा है मैंने u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g फॉर्मूला इसका। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, हम अधिकतर देखते हैं कि एक गेंदबाज जब बल्ले से हिट करता है तो वो किस एंगल से मारे कि वो सबसे लंबा छक्का मारे, किस एंगल से मारे कि वो सबसे लंबा सिक्स मारे। तो नॉर्मली बच्चे याद कर लेते हैं, सबको पता होता है कि कितने एंगल से मारेगा 45 डिग्री से, 45 डिग्री एंगल से मारेगा तो वो सबसे लंबा छक्का मारेगा। वही चीज है कि अगर कोई धावा कूदता है तो वो किस एंगल से कूदे कि सबसे अधिक ज्यादा से ज्यादा कूदे, तो वो 45 डिग्री एंगल से कूदे। लेकिन ये 45 हम क्यों बोलते हैं, 45 आया कहां से, आज मैं जस्ट बताता हूं आपको 45 कहां से आया। हमको क्षैतिज परास मतलब यहां से यहां क्या चाहिए, आर मैक्सिमम मतलब आर की अधिकतम मान चाहिए। आर का क्या मान चाहिए, अधिकतम मान चाहिए। अधिकतम मान के लिए यू स्क्वायर अपॉन जी यही होगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का मान अगर 1 के बराबर हो जाए, इस साइन 2 थीटा का मान अगर 1 के बराबर हो जाए तो आर का जो है मैक्सिमम मान अपने पास ये आ जाता है, क्या आ जाता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये माना जाता है। अब साइन 2 थीटा का मान एक कब होगा, अगर इस वैल्यू में अगर मैं थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दूं, अगर इस वैल्यू में थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दूं तो साइन 2 इंटू 45, साइन टू थीटा मान 45 तो ये कितना डिग्री आ गया, साइन 90 डिग्री। और चूंकि हम सब जानते हैं साइन 90 का क्या मान होता है 1,
समझ में आया ये 45 कहां से आता है, आज आपको क्लियर होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये मैंने बताया आपको 45 कहां से आया है, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल मैंने बोला था आपसे, एक न्यूमेरिकल हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं न्यूटन गति के समीकरण से। कि मैं बोल रहा हूं एक बार अपन न्यूमेरिकल जब भी करते हैं हम उसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। मैं बोल रहा हूं पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। एक कार विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया। विराम अवस्था वाला मतलब भैया शुरुआत वेग क्या है उसका, 0। तो यहां पे u बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकेंड मतलब टाइम t बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड, और 4 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण का मान भी उसने दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल ज्ञात करना है। मतलब कार ने जो है कितनी चाल प्राप्त कर ली होगी, कितनी स्पीड होगी उसकी वही बताना है। मतलब मेरे को किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। सबसे पहले इसको पढ़ो ध्यान से, उसके बाद गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, मतलब दिया है ये चीज मेरे को दी है, t का मान 6 सेकंड दिया है, a का मान दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v का मान निकालना है। सिंपल सा गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे जिसमें ये तीनों चीज आ जाए, ये चारों चीज आ जाए। कुछ नहीं, हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, ये हमें याद है। अब u का मान यहां क्या आ गया, इनिशियल क्या हो रहा है, विराम अवस्था मतलब स्टेबल है, शुरू में खड़ी हुई है। विराम अवस्था से चलना मतलब प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा, 0। मान लो कोई वस्तु है पहले विराम अवस्था में थी तो मतलब u बराबर 0 था, अब उसने चलना प्रारंभ कर दी, ठीक है। अब चलना प्रारंभ कर दी है उसने, तो उसने बोला है कि v का मान बता दो भैया किस वेग से चल रही है। अब उसने टाइम भी दे दिया अपने को, त्वरण भी दे दिया। तो अब सिंपल सा इस समीकरण में हम ये मान रख देंगे। v का मान तो ऑलरेडी मेरे को चाहिए ही, u का मान कितना है 0, प्लस a का मान कितना है यहाँ 4, और t का मान कितना है 6। सिंपल सा v बराबर है अगर 6 चुके 24। ये 24 अभी सही नहीं है, इसकी प्रॉपर हमें यूनिट लिखना है। इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं वेग की यूनिट क्या होती है, 24 मीटर पर सेकेंड। कुछ नया चीज सीखने को मिला आज आपको इस न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।